गाइस इंटेंशन पे सवाल नहीं है, सवाल है एग्जीक्यूशन पे। इंटेंशन इज वेरी गुड कि हाँ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बट क्या एग्जीक्यूशन में लूप होल्स हैं? बिल्कुल है। उसी तरह से जैसे रेप कन्विक्ट्स के लिए लूप होल्स है कि भाई झूठे ही कन्विक्शन रेट कितना है गूगल कर लो, पता चल जाएगा। कितना कन्विक्शन रेट है जब दहेज के लिए जो शिकायतें दर्ज होती हैं उसमें कितना है। एलिमनी के अराउंड भी यही सेम चीज चलती है कि कितने सारी लड़कियां पकड़ी गई जो शादी ही इसीलिए कर रही हैं कि शादी करती हैं एलिमनी लेके बाहर, 8-8 10-10 शादियां कर रखी हैं, है ना। तो लूप होल्स होते हैं, बट उससे ये लॉ गलत नहीं हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि वाह ये तो जनरल कैटेगरी के एकदम खिलाफ ही लॉ लाया गया है, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको लगता है कि नहीं ये तो फ्लॉलेस लॉ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऐसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस है इन्हें वापस लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। इनमें जो सेक्शन को एक्सक्लूड किया गया है उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए। इनमें जो चीजें अभी अगले सेक्शन को गलत लग रही हैं उसमें भी बातचीत करनी चाहिए। इसके अराउंड बहुत ज्यादा बस क्रिएट हो गया है और सोशल मीडिया में बहुत सारी जो गलत गलत जानकारियां हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से या उसके जरिए ये भी बहुत फैलाया जा रहा है। तो उसके अराउंड भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, कुछ मिथ्स जो है उसको बस्ट करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में, और साथ ही साथ इसके अराउंड जानेंगे, इसकी पूरी कहानी जानेंगे कि ये आया कैसे, कितने केसेस हो रखे हैं। केसेस की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफी ज्यादा है ना। लेकिन अभी इसका भी बताता हूँ ये भी कैसे मजाक मजाक किया जा रहा है हम लोग के साथ। उसके बाद इसके अराउंड क्या केसेस हो रखे हैं, जैसे एक ये केस हुआ था 2019 में, एक ये केस हुआ था 2016 में। तो इन केसेस के अराउंड भी जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी मदर्स ने जाके पिटीशन दायर की थी। उसके साथ साथ जो ओबीसी अभी आके लॉन्च हुए हैं, ओबीसी आ गए हैं इसमें, वो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि ओबीसी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अब एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो शुरू करते हैं। मेरा नाम यशराज शिव है। अब जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये स्टैब्लिश कैसे हुई कि 1944 में सार्जेंट की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के बिना पे उस रिपोर्ट के अराउंड ये फॉर्म हुआ 1945 में। अब 1948 में द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन रिकमेंडेड इट्स रिस्ट्रक्चरिंग बेस्ड ऑन द यूके मॉडल, यानी जो यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पे ये बेस्ड था इसका रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसको, इसलिए अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो इस फैक्ट को नोट डाउन कर लो कि भाई यूके मॉडल पे ये बेस्ड किया गया था। और कौन थे? सर डॉक्टर आर राधा कृष्णन कमीशन थे, ठीक। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद 1952 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हो गया। अब यहाँ पे यूजीसी बन के तैयार हो गया। लेकिन 1956 में जाके ये क्या हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, ठीक है। तो ये इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो कि तुम्हें पता होने चाहिए, नोट डाउन कर लो, बढ़िया से मजेदार है, ठीक है। अब कुछ पॉपुलर केसेस हैं। सबसे पहले जो रोहित वेमुला का केस था, जो कि पीएचडी स्कॉलर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, died by suicide in 2016 allegedly due to caste biased harassment. In 2019, Payal Tadvi, a resident doctor in Mumbai's Topiwala National Medical College and BYL Nair Hospital, also died by suicide with allegation of casteist harassment by her. उसके हर मतलब उनके जो फेलो लोग साथ में लोग थे उनके। उसके बाद दिस रेगुलेशन केम, कौन से रेगुलेशन? जो 2012 में रेगुलेशन आए हुए थे। इस पहला रेगुलेशन क्या था, 2012 में आया था। उसके बाद भी और चीजें फिर इंप्रूव होती चली गई, लेकिन फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिंक टू अ पिटिशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2012 यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स, पिटिशन वाज फाइल्ड बाय किसके? मदर ऑफ रोहित वेमुला एंड पायल ताडवी। इन दोनों की मदर्स ने इसको भरा। अब उस केस में चली ज्यादा चीजें चल रही थी, 2012 में गाइडलाइंस आई थी, ऐसा नहीं है कि अभी नया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारी जो पिताजी हैं, तुम्हारी माताजी हैं, तुमसे कहते हैं कि 10 बजे के बाद घर नहीं आना है, मतलब नहीं 10 बजे के पहले पहले घर आ जाना है, ठीक है। बट यू डिसाइड कि भाई बोला ही तो है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि तुम्हारे पापा बाहर नोटिस चिपका देते हैं कि 10 बजे के बाद ये दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर ही रहना है। फिर तब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया भाई अब तो आना ही आना है ना, ये लॉ हो गया, रूल से लॉ में तब्दील हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी 2012 में, वो क्या थी? 2012 में थी कि गाइडलाइंस वर मियरली एडवाइजरी इन नेचर। एडवाइजरी नेचर का मतलब कि भाई एडवाइस कर दे रहा है यूनिवर्सिटीज को, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कि भाई आप इसको करो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई करना ही नहीं है, मतलब कर दो, करना हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। रिकमेंडिंग द creation of SC/ST cells and equal opportunity cells, but they were no enforced consistently. अब यानी कि भाई ये लोग क्या था कि
कर तो दिया था लेकिन इन्फोर्स नहीं किया गया है ना, मतलब ऐसा नहीं कि भाई करो ही करो, कर भाई कुछ लोग कर रहे थे, कोई यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही थी। दिस मीन्स दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज adhere to these recommendations. In instead of discrimination, accountability was quite limited. यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो भी जा रहा था तो अकाउंटेबिलिटी ही किसी की नहीं थी। किसका जिम्मेदारी होगा कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो? यूनिवर्सिटीज का होगा। जब यूनिवर्सिटीज कोई ऐसा सजा ही नहीं कर रहे हैं तो किस लिए होगा? अगर मान लो कि आज ये रूल हट जाए कि किसी को 2 थप्पड़ मारने पे कुछ नहीं होगा, तीसरा थप्पड़ मारोगे तभी केस हो सकता है। भाई अब तो 2 थप्पड़ मारो क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तीसरा मत मारो, 2 थप्पड़ मार लो। अब प्रूफ कौन करेगा कि 2 ही मारा है, 3 मारा है? 3 मारोगे ज्यादा लाल थोड़ी हो जाएगा गाल। समझ रहे हो? तो इस तरह से चीजें चलती हैं कि जब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी तब तक चीजें बिगड़ती ही रहती हैं। अब चलो आज आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखो बदल क्या गया है। 2012 में जो रूल था उससे 2026 में जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें बदला क्या है? न्यू गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी क्या है? इसमें द न्यू फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस एसेंशियल स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आ स्टैंडर्ड नेशनल मैकेनिज्म टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स। यानी कि टाइम बाउंड प्रोसीडिंग ज्यादा पता है कैसा है कि इनको ऐसा बोल दिया गया है भाई कि 24 घंटे में मीटिंग हो जाएगी, उसके अंदर फिर 15 दिन में इनको जो हेड होंगे उनके पास भेजना रहेगा, उस हेड को 7 दिन में फैसला सुनाना रहेगा। मतलब इतना क्विक कर दिया गया, इतनी क्विक तो भाई इंडिया की कोर्ट्स अगर चल जाए ना तो मजा आ जाए। लेकिन चलो ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अभी। एंड पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अब ये पेनाल्टीज लगेंगी किस पे और ये पेनाल्टीज हैं क्या? ये लूप होल है। मतलब पेनल्टीज क्या है ये तो बता रखा है, बट लगेंगी किस पे पता है? लगेंगी यूनिवर्सिटीज पे। अब भाई अगर यूनिवर्सिटी पे भी दबाव है कि जल्दी करना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट इन पावर है वो मिसयूज भी कर सकती है, जो ऊपर अथॉरिटीज बैठी हैं कि भाई अगर हमारी बात कुछ नहीं मानोगे तुम्हारे पर पेनल्टी लगा देंगे। कोई ऐसा थोड़ी है, बताया थोड़ी है, कोई झूठा कि नहीं हुआ है, कंप्लायंस नहीं कर पाए हो आप तो आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। समझ रहे हो? तो कई चीजें इसमें देखने लायक है जो आपको समझनी चाहिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। ओके, अब इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम एडवाइजरी एंड फ्रेगमेंटेड गाइडलाइंस टू अ मैंडेटरी एंड इन्फोर्सेबल इक्विटी रिजीम। यानी कि भाई मैंडेटरी का मतलब हर यूनिवर्सिटी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, जो अरे वो होता है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, यहां पर भी। इसके साथ साथ ये सिर्फ स्टूडेंट्स पे लागू नहीं होता है, ये लागू होता है प्रोफेसर्स पे, पूरे स्टाफ पे, चाहे परमानेंट हो चाहे नॉन परमानेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए हो, सब पे लागू होगा जो उससे जुड़े होंगे उसी को सिस्टम से। अब इसमें जो द प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोगों को लग रहा है कि इसमें हम ऐसा भेदभाव हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है द रेगुलेशन डिफाइन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? एज एनी अनफेयर और बायस्ड ट्रीटमेंट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। अब पहला जनरल क्लास का ये है कि भाई अभी तक तो चलो ओबीसी भी हमारे साथ थे, लेकिन अब ओबीसी वालों को भी उधर कर दिया गया है। समझ रहे हो? अब हम अकेले हो गए हैं इधर। सॉरी अगर माइक पे मैंने हाथ हो गया था। तो अगर हम अकेले हो गए जिसका मतलब आप हम ही को दोषी मान रहे हो कि हम ही है, करते ही है, जबकि तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की रियलिटी ये है कि इट हैपेंस इन मेनी लेयर्स, है ना? कैसा मैं कह रहा हूं इन मेनी लेयर्स कि ओबीसी के कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब्स को करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट को भी करते हैं, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर ही जो कास्ट है उसमें ही ऊपर नीचे करते हैं कि भाई नहीं हम इनके नीचे हैं, हमारे ऊपर है। ये ब्राह्मणों में खुद होता है कि ब्राह्मण में कुछ लोग बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, वो अपने छोटे वाले ब्राह्मणों से शादी नहीं करते हैं। सेम विद बनिया और जो ठाकुर का ये होता है, ये हर चीज में हर जगह है, ठीक है, कि एक लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही होता है। अब ये बात जानने के लिए तुम अगर किसी भी गांव में जाओगे, जैसे मैं भाई गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा है कि जो हमसे जो मतलब मेरी कास्ट के जो नीचे वाले कास्ट हैं वो उनसे डिस्क्रिमिनेट करे जाएंगे, और जो मेरे ही कैटेगरी में जो मुझसे ऊपर वाले कास्ट के लोग हैं वो लोग हमको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ऐसा वर्क करता है कि लेयर वाइज वर्क करता है। तो ये इसमें ऐसा कोई वो नहीं दिया गया है रूल कि अगर एससी वाले में ही एससी के स्टूडेंट एससी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे तब क्या, अगर ओबीसी वाले उधर डिस्क्रिमिनेट करेंगे तब क्या। और दूसरी बात, thereby explicitly extending legal protection to OBC and correcting a major omission in the earlier draft framework। यानी ये था कि ओबीसी को नहीं रखा गया था, इस बार ओबीसी को ऐड कर दिया गया, ये एक पहला चेंज है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम है वो है वेज डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन ही उन्होंने वेग बना दिया है। वेग यानी
कि बड़ा अजीब सा बना दिया भाई, कि मतलब उसको तोड़ मरोड़ के कर दिया है। कैसे? एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination is defined as any unfair, biased, or differential treatment, whether explicit or implicit, on grounds such as caste, religion, race, gender, place of birth और disability। अब देखो इसमें चीज क्या है, अगर रिलीजन की बात हो रही है, अगर कोई भाई तुम कहीं पे हो, अगर मान लो कि कोई एक ग्रुप है, वो दूसरे ग्रुप के किसी स्टूडेंट को हैरेस कर रहा है, रिलीजन तो भाई ऐसा तो है, रिलीजन तो स्वर्ण का भी होता है, SC ST का भी होता है। उसके बाद रेस, रेस भी स्वर्णों का भी होता है, SC ST का भी होता है। जेंडर भी सबका होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा जो अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के लोग उनको चिंकी चिंकी कह के बुलाते हैं, है ना। हम लोग में मैं नहीं आता, मैं नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग करते हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अराउंड अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या दिख रही है, अनफेयर, बायस्ड और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अरे भाई सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी में जब बच्चे रहते हैं ना, हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अब हम लोग का एक कोर ग्रुप होता था जिसमें हम 5-6 लोग रहते थे, कास्ट वास्ट का नहीं होता था, ना रिलीजन का होता था। अब हम 5-6 लोग हैं, अब उस 5-6 लोगों के ग्रुप में ना कई लोग और आने की कोशिश करते हैं, हम नहीं आने देते हैं। अब पता चला वो किसी और कास्ट का है, उसने भाई मार दिया कंप्लेन कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब उस ग्रुप में 5 लोग हैं, एक बेचारा कोई सोलह का होगा, वही उठेगा, है ना, उसी के लगेंगे। उसके बाद क्या उसी की वॉर्ड लगेगी। फिर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑन ग्राउंड्स ऑफ सच एज कास्ट, रिलीजन और ये सब हो गया, ठीक है। इंक्लूडिंग एक्ट्स दैट इंपेयर इक्वालिटी इन एजुकेशन और वॉयलेट ह्यूमन डिग्निटी। अब भाई ये तो इंक्लूड करके बोला गया है, लेकिन रियलिटी यही, दिक्कत ये है। अब मान लो कोई लड़की है, कोई लड़का उसे प्रपोज करता है जो कि SC ST या OBC कैटेगरी का है, अब लड़की जनरल कैटेगरी की है। अब लड़की अगर मना कर देगी, उस पर तुम केस डाल दोगे, या लड़का मना कर देगा, उस पर केस डाल दोगे कि ये मना क्यों कर दिया हमको, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत है कि एक बहुत ही इसको ओपन एंडेड रख दिया गया है कि कुछ भी किसी भी चीज में तुम कर सकते हो। और दूसरा, इसमें रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है कि ईच इंस्टीट्यूट मस्ट फॉर्म एन इक्विटी कमिटी अंडर द EOC चेयर्ड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड वुमेन इंसर्टिंग इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। अब देखो दिक्कत क्या है कि मैंने बोला, तुमने मान लिया ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनकी संख्या होनी है 10। कितनी? 10 में से यहाँ पे कितने हैं, चलो एक SC का हो गया, ST का हो गया, OBC का हो गया 3। अब उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये जनरल का भी हो सकता है। उसके बाद वुमेन जो हो गई, वो भी जनरल की भी हो सकती हैं, समझ रहे हो। तो 10 में से 3 सीट दी गई है, उस पर भी ये लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अरे सीट ही नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होगी कि शायद 5 ही सीट रहेगी, ऐसा नहीं है 10 सीट। ओके, तो ये याद रखना, कैसे बस्ट भी करता चल रहा हूं मैं बीच बीच में, ठीक है। अब व्हाट्स द प्रॉब्लम, अब EOC क्या है ये देखते हैं हम लोग। EOC में क्या है कि मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, यानी मैंडेटरी यानी कि हर यूनिवर्सिटी में ये बनना ही बनना है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC टू प्रमोट इक्विटी, सोशल इंक्लूजन एंड इक्वल एक्सेस एंड टू एड्रेस कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपस। अब इसको जो बनाया गया है EOC को, इसमें काफी पावर दे दी गई है, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या चीजें बज में चल रही हैं, वो ये है कि इक्विटी हैज बीन डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेक होल्डर में SC ST OBC यही लोग आते हैं और क्या, है ना। उसके बाद दिक्कतें इसमें ये आ रही हैं भाई कि अब ये जो EOC में इक्विटी स्क्वाड होगी, ये हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरीज में, ऑन कैंपस, हर जगह ये लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे ये चीजें होने का चांस रहेगा, वहां पे ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा तो ये लोग एक्शन लेंगे उस पर, है ना। अब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज मस्ट आल्सो टेक प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव स्टेप्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप हेल्पलाइंस, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड रेगुलरली रिपोर्टिंग टू द UGC। यानी UGC पे इनको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेंगी बार बार। अगर आप नहीं भेजोगे तो इसका मतलब आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। अगर आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो तो मैं आपका बजट कट कर सकता हूं, आपको जो फंडिंग मिल रही है उस पर कट कर सकता हूं, मैं आपकी लाइसेंस रद्द कर सकता हूं यूनिवर्सिटी का। UGC ऐसा कर सकता है, ठीक है। The UGC has said that caste-based discrimination in campus has surged in recent year. As per the body, compliance of caste-based discrimination increased 118.4% in 5 years, from 173 cases in 2019-20 to 3,378। अब भाई खेल देखो,
2019 में एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। 2019 में एक केस था किसी चीज का। मान लो 2019 में मैंने तुम्हें एक तमाचा मारा है, ठीक है। अब ये बढ़ के 2000 2020 में ये हो गया 10 तमाचा। कितने का गेन हुआ है भाई? 1000%। समझ रहे हो? हालांकि एक तमाचा मारना और दो तमाचा मारना, 10 तमाचा मारो, सब गलत ही है, बट टू प्रूव योर पॉइंट कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। और क्योंकि ये जो सैंपल साइज है बहुत छोटा है, सैंपल साइज भाई, सॉरी मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट, कभी कभी बह जाता हूँ भावनाओं में। अब सैंपल साइज का मेरा सेंस ये था कि ये सिर्फ 0 पॉइंट शायद 3-4% होगा जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पूरे उसमें जो ये केसेस हैं, है ना। इसमें से कुछ फेक भी हो सकते हैं, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। और इसमें ये चेंजेस करने की जरूरत है कि भाई आप उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी शामिल करो कि वो भी कंप्लेन कर सकें, और इसके लिए कि अगर एससी का ही कोई एससी के ही किसी को कर रहा हो वो भी कंप्लेन कर सके। हालांकि अगर गलत कंप्लेन होगी तो उसके लिए एक फाइन या कुछ सजा भी मेंशन होनी चाहिए। और एक लूप होल ये भी है कि कोई सजा मेंशन नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन करेगा या जिसका प्रूफ हो जाएगा हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, उस पर एक्शन क्या होगा कुछ नहीं पता। कि कॉलेज से निकाल दोगे कि फाइन लगा दोगे, मुर्गा बना दोगे, कुछ नहीं पता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई फाइन वाइन क्या लगने वाला है ना। उसके बाद मिसिंग क्या क्या है भाई साहब, क्या क्या मिसिंग है इसमें? नो प्रोटेक्शन टू जनरल कैंडिडेट, इंडिविजुअल्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी हैव फियर ऑफ गेटिंग हेरास्ड। भाई देख रहे हो, मतलब आयरनी है ये तो, है ना। मैं खुद जनरल से हूं बट फिर भी ये आयरनी है कि हम लोगों को डर लग रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए। ठीक है, अभी तक सिर्फ एससी एसटी को लगता था, ओबीसी लगता था, तो ये भी डेमोक्रेसी का कमाल ही है। अब हैराश होने का मतलब कैसे है कि भाई मान लो मैं हूं, अब मुझे कोई आगे बोलेगा कि ले मेरा होमवर्क कर वरना जाके कंप्लेन कर दूंगा। और कंप्लेन दिक्कत यह है कि इतनी क्विकली किया जा रहा है, क्विकली इन द सेंस कि भाई आज तुमने, आज कुछ हुआ, फिर वो गए पुलिस के पास जो तो उसके वो जीसी हैं। अब वहां पे नहीं हुआ तो वो 24 घंटे में मीटिंग बैठा है इक्वालिटी कमीशन की, 24 घंटे में। अब 24 घंटे में मीटिंग बैठा रहे हैं, 24 घंटे में मीटिंग में, उसके बाद फिर 15 दिन मिलेगा। 15 दिन में जो हेड रहेंगे यूनिवर्सिटी के उनके पास जाएगा, और हेड के पास सिर्फ 7 डेज होंगे उस पर एक्शन लेने के लिए। तो अगर एग्जाम के पहले मुझे कोई धमकी देके बोले कि भाई मैं तुम्हारा ये करने जा रहा हूं, इतना टाइम है तुम्हारे पास, अगर कितना दोगे भाई, समझ रहे हो ना कि मिसयूज हो सकता है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए यूजीसी को वो लेने चाहिए। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी ना, सत्ता पक्ष इसके बारे में कुछ बोल रहा है ना विपक्ष कुछ बोल रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विनिंग द इलेक्शन एंड वोटिंग राइट्स। ओके, कि वोट चाहिए भाई साहब, वोट चाहिए तो इसके लिए करना ही पड़ता है। अब उसके बाद एनोनिमस कंप्लेंट्स, जाहिर सी बात है कि द डिसीजन टू कीप द कंप्लायंस एनोनिमस में इनवाइट फॉल्स कंप्लेंट्स मोटिवेटेड बाय पर्सनल एनिमोसिटी। यानी कि मान लो कि भाई अब भाई मैं किसी से दुश्मनी है मेरी, वो ओबीसी का भी हो सकता है, कोई बात बहस हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता रहता है बात बहस। अब उसकी मुझसे दुश्मनी हो गई है, भाई वो कर दिया झूठा केस मेरे ऊपर, मैं तो गया, है कि नहीं। कोई अब उसको कोई ऐसा तो है नहीं, या तो ये रूल होना चाहिए कि अगर झूठा केस करोगे साबित होगा तो तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो फिर लड़के डरेंगे कि झूठा केस करने पे भी, समझ रहे हो। तो कुछ तो होना चाहिए कि कुछ झूठा ना हो पाए इसमें, है ना, वरना फिर भाई यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो जाएंगी अच्छे से। उसके बाद क्योंकि डर लगेगा ना भाई कि मैं फिर बात ही क्यों करूंगा किसी, अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं अवॉइड करूंगा, फिर मैं और ये खाई और गहरी हो जाएगी, इस खाई को हमें कम करना है। तो इसमें इक्वालिटी प्रमोट करनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब एड्रेसिंग ग्रीवेंस, स्टूडेंट्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी कैन नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट। जाहिर सी बात है भाई, भाई क्यों कंप्लेंट, हम लोग को भी करने का मौका दो भाई, है ना, है ना। कंप्लेंट तो कर सकते हैं, एक्शन क्या लेना है। अब ऐसा तो है नहीं कंप्लेंट करने मतलब ये थोड़ी कि कंप्लेंट कर दिए तो अब अगला एक्शन ले ही लेगा, है ना। लेकिन कंप्लेंट करने का ऑप्शन तो होना चाहिए कि हमें सामने वाला धमका रहा है कि ऐसा कर देंगे, या पहले से ही कंप्लेन करने का ऑप्शन हो कि भाई जाके मैं बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रखा है तो ये हो सकता है मेरे खिलाफ कंप्लेंट करे, तो ऐसी चीजें हैं, है ना। हमारे पास कुछ पावर ही नहीं है, हमारे पास इन द सेंस जनरल वालों के पास, जनरल वाले ऐसे बोल रहे हैं और इसी बात पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि उन अधिकारियों के मन में मत आना जो कैमरे के सामने बैठ कर रोके रिसाइन कर रहे हैं, ये सब नेता ही करेंगे भाई, आगे चल के देख लेना, आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, टिकट के लिए रो रहे हैं बस। अब यूपीएससी सीएसई मेंस 2018 में जीएस2 का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ डज डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।
व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एड्रेस इट। अब भाई सेम, अभी अगर ये क्वेश्चन 2026 के मेंस में भी आ जाएगा ना, तो तुमको लगेगा सही ही, तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना अगर कर रहे हो प्रिपरेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन शायद एक एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द SC/ST प्रिवेंटिव ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अभी देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों के मन में आप में से भी होगा कि जब पहले से ही SC/ST एक्ट है तो इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, इसकी क्या क्या नीड है कि इसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है कि SC/ST कमीशन जो है ना वो पनिश करती है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, समझ रहे हो। SC/ST में अगर केस लगेगा तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी बेटा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत होगा तो हो सकता है कि कुछ सस्पेंड कर दें, ये सब कर दें, तो ठीक है, फिर भी ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है यूजीसी की गाइडलाइन, और SC/ST एक्ट फोकस करता है पनिशमेंट के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, टू एस्टैब्लिश प्रिवेंटिव एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो कुछ पॉइंट्स और हैं मेरे, वो ये है कि भाई अगर आपको इसमें लग रहा है आप किसी एक तरफ हो, एक साइड हो, देन मेरे भाई आप भारत की साइड नहीं। टू बी ऑन द साइड ऑफ इंडिया, टू बी ऑन द साइड ऑफ भारत, टू बी इन द साइड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you should think as a neutral person. You should not think as a general category person. You should not think as a SC, ST, OBC person. You should think as Indian and only Indian. अब भाई किसी का पक्ष मत लो, कोई गवर्नमेंट का, किसी का कि ये सरकार, ये साइकिल, हाथी, कमल, कुछ नहीं। The only side you should took is of Indian tricolor. अंडरस्टूड। पढ़े लिखे लोगों को, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बुद्धि खोल के रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, देश के लिए भी तुम्हारे लिए भी। जय हिंद।